सीबीआई की एसीजीएम कोर्ट के एक आदेश ने राजस्थान पुलिस में धुरंधर कहे जाने वाले पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। 23 बिंदु का एक आदेश, सुनवाई करने वाले जज युवराज सिंह। और यह आदेश ऐसा कि एक आईपीएस, एक एडिशनल एसपी, एक डीएसपी सहित 7 पुलिस कर्मियों पर धारा 302 का मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे ही यह आदेश आया तो खलबली सी मच गई। केवल यही कारण नहीं कि इन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा हो गया, बल्कि कारण यह है कि राजस्थान के उस बहुचर्चित एनकाउंटर मामले में पुलिस संदेह के घेरे में आ चुकी है, जिस एनकाउंटर को लेकर जून 2017 में करीब 15 दिन तक बवाल चला। उस बवाल में लोगों की जानें चली गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, 2 आईपीएस को भीड़ ने घेर लिया था, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसी आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर कोर्ट के एक आदेश ने एनकाउंटर में शामिल उस टीम पर इतने सवाल खड़े किए हैं कि शायद जवाब देते देते थक जाएंगे, लेकिन जवाब कोर्ट में तो देने ही पड़ेंगे। अब जांच के मुद्दे पर आ जाते हैं। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट के जज युवराज सिंह ने सुनवाई के दौरान आज वो आदेश दिया जिसकी वजह से आनंदपाल व आनंदपाल का एनकाउंटर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय फिर से बन गए। इस मामले में आनंदपाल की पत्नी राज कंवर परिवादी रही, वहीं एसओजी की तरफ से एडिशनल एसपी करण शर्मा रहे। सीबीआई के वकील व राज कंवर के वकील बीएस राठौड़ व त्रिभुवन सिंह के बीच बहस जिरे हुई। 24 जून 2017 को पुलिस इस बात के लिए खुशी मना रही थी कि हमने राजस्थान के मोस्ट वांटेड 5 लाख के इनामी आनंदपाल को ढेर कर दिया। लेकिन ठीक 6 साल बाद कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया कि एनकाउंटर में शामिल इन पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ गई है। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने व जांच के आदेश कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई जैसी एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। हमारे देश में सीबीआई की जांच को बड़ा ही महत्वपूर्ण और भरोसे के साथ देखा जाता है, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मामला होता है और स्टेट की पुलिस से उम्मीद नहीं बचती तो ये कहा जाता है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। अनेक प्रकरणों में हम लोग देखते आए हैं कि ये मांग करी जाती है कि सीबीआई जांच करे, क्योंकि सीबीआई से उम्मीद है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकरण में देखिए, कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया। एसीजीएम सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चूरू के एसपी राहुल बारट, तत्कालीन एडिशनल एसपी, तत्कालीन डीएसपी अभी के एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, तत्कालीन सीआई अभी के डीएसपी सूर्यवीर सिंह, आरएसी के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर सिंह और वह सोन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश कर दिए। दरअसल आनंदपाल की पत्नी ने इस मामले में कई गवाह पेश किए। यह पूरा प्रकरण जितना आज दिख रहा जितना सरल है, उतना सरल है नहीं। इस मामले में कोर्ट कचहरी में कितनी पेचीदगी हुई, इसे समझाने के लिए कम से कम 4-5 रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। किस तरीके से क्या परिस्थितियां बनी, किस तरीके से जांच में क्या क्या हुआ, और राजकंवर के वकील ने कोर्ट में किस तरीके से अपना पक्ष रखा कि उसका नतीजा यह निकला कि आज इतने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश कर दिए। तो इसके लिए 3-4 रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन मोटा मोटी आज इस वीडियो में बताता हूं। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि एनकाउंटर के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जो थ्योरियां बताई,
अमाउस की रात, काश देखना, कुछ ऐसी बातें आई मीडिया के सामने या जनता के सामने कि शुरू से ही लोग इसे लेकर बड़ा ही क्रिटिकल सवाल खड़े कर रहे थे। एनकाउंटर के इस मामले में पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की, फिर यह जांच सीबीआई को दी गई और इस एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने वर्ष 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने चैलेंज किया। एसीजेएम कोर्ट में 2020 में एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी दायर की गई। कोर्ट में 4 साल सुनवाई के दौरान 2 डॉक्टर, आनंदपाल की पत्नी राज कंवर व आनंदपाल के भाई की गवाही हुई। यह सबसे महत्वपूर्ण इस मामले का बिंदु रहा और उसके आधार पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। राज कंवर के वकील भंवर सिंह व त्रिभुवन सिंह ने आज बताया कि यह एनकाउंटर नहीं था। उनका आरोप है कि छत पर आनंदपाल को नजदीक से एक के बाद एक गोलियां मारी गई। गोली बहुत नजदीक से लगी थी, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की। डॉक्टर तो वही गवाही देगा जो पोस्टमार्टम में दिखेगी। जाहिर सी बात है, कोर्ट में कई गवाहों को पेश किया गया और उसी के आधार पर एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज कंवर की ओर से गवाहों की सूची भी 16 अक्टूबर से पहले पेश करने के आदेश दे दिए हैं। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात 2 बिंदु रहे। एक बिंदु रहा कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ वो आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल की मौजूदगी में हुआ और वही आनंदपाल का भाई आज गवाह बना। जाहिर सी बात है, किसी की मौजूदगी में अगर कोई घटनाक्रम होगा तो वो घटनाक्रम का आई विटनेस होगा। उस समय की परिस्थितियां पता नहीं क्या रही होगी, लेकिन आज वो परिस्थितियां इन पुलिस अधिकारियों के लिए आफत बन गई है। केवल ये बात नहीं, बल्कि 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो इतने गंभीर है कि उसे आम आदमी भी समझ सकता है। विकी उर्फ रूपेंद्र पाल व देवेंद्र सिंह उर्फ गट्टू को पुलिस ने सिरसा से गिरफ्तार किया था और फिर 24 जून 2017 को एसओजी की टीम इनको लेकर पहुंची चूरू के मालासर गांव। सीबीआई ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि चूरू एसपी राहुल बारट द्वारा आनंदपाल को घेरने के बाद आवाज दी गई। जब टीम विकी व देवेंद्र सिंह को मालासर श्रवण सिंह के घर पर ले गई, घर के बाहर चारों तरफ घेरा दे दिया, तो सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा कि चूरू के एसपी राहुल बारट ने आनंदपाल को समर्पण के लिए चेतावनी दी, लेकिन मालासर के श्रवण सिंह के मकान में मौजूद आनंदपाल ने पुलिस को टारगेट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने बड़ी सतर्कता बरती, ये उस रिपोर्ट में है, और पुलिस मकान में घुसी जहां श्रवण सिंह के परिवार के 6 सदस्यों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस टीम ने विरोध कर रहे परिवार के उन लोगों को पहले काबू किया, उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़े क्योंकि आनंदपाल छत पर था। चूरू एसपी राहुल बारट के नेतृत्व में तत्कालीन सीआई सूर्यवीर सिंह, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल सिंह, तत्कालीन डीएसपी विद्या प्रकाश ने मोर्चा संभाला। ये उस क्लोजर रिपोर्ट में। इस दौरान आनंदपाल को बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान राहुल बारट, सोहन सिंह, धर्मपाल व सूर्यवीर सिंह सीढ़ियों पर चढ़े। ये बात आप फिर से याद रखना, उस क्लोजर रिपोर्ट में है कि राहुल बारट, सोहन सिंह, धर्मपाल व सूर्यवीर सिंह सीढ़ियों पर चढ़े तो आनंदपाल ने ब्रस्ट फायर कर दिया। ब्रस्ट फायर की मीनिंग यह है कि AK-47 में 2 तरह के ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप एक एक करके गोली चलाओ और एक वो मोड होता है ऑटोमेटिक, जिसमें एक बार बटन दबाने के बाद कई गोलियां एक साथ चल जाती है। उसी को पुलिस की भाषा में या ये जो असला वगैरह रखते हैं हथियार, उनकी भाषा में ब्रस्ट फायर कहा जाता है। ये क्लोजर रिपोर्ट में है कि जब सीढ़ियों पर ये पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी चढ़े तो आनंदपाल ने ब्रस्ट फायर कर दिया और सोहन सिंह व धर्मपाल सिंह को गोली लगी, दोनों घायल हो गए। इस दौरान सूर्यवीर सिंह ने कवर फायर किए और बचाव के दौरान वो भी सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उसके कारण उनके हाथ में चोटें आई। इस दौरान पुलिस जाब्ते ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पर आकर गिरा। फायर आने बंद हो गए और उसके बाद फिर वो आगे की पुलिस ने अपनी कार्रवाई बताई कि हम लोग ऊपर पहुंचे, नब्ज टंटोली तो पता चला कि इसकी मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने नब्ज टंटोल के ये पता किया कि ये मर चुका है। फिर दूसरे अधिकारी ने इस बात की तस्दीक की कि ये तो आनंदपाल है, और तस्दीक किसने की?
एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश ने, वो तब कुचामण के डीएसपी थे। अब आनंदपाल के पास एक AK-47 वैन गोलियां मिली। ये मामला 28 दिसंबर 2017 को सीबीआई में ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि बहुत बवाल हुआ था सावरात गांव में। करीब 14-15 दिनों तक जो घटनाक्रम रहा वो सबको याद ही है। 5 जनवरी 2018 को सीबीआई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की अपनी तरफ से। जैसा कि सीबीआई हमेशा करती है, अगर कोई स्टेट सीबीआई को मामला ट्रांसफर करता है तो सीबीआई एक अपना प्रथम सूचना रिपोर्ट हमेशा दर्ज करती है। सीबीआई ने जांच शुरू की। 31 अगस्त 2019 को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। इसे ऐसे कह सकते हैं कि सीबीआई ने आनंदपाल एनकाउंटर को सही ठहराते हुए अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। यहीं से आगे का घटनाक्रम शुरू होता है। अब बारी आई आनंदपाल के परिवार की। जाहिर सी बात थी कि इस क्लोजर रिपोर्ट को तो आनंदपाल का परिवार स्वीकार करने से रहा, क्योंकि वो तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को यह आदेश दिए कि राजकंवर का प्रतिवेदन जो प्रार्थना पत्र है उसको विचार करके विधि अनुसार कार्रवाई करें। इसके बाद आगे चीजें बढ़ी। 20 मई 2023 को राजकंवर की तरफ से एक और प्रार्थना पत्र पेश किया गया, और इसके बाद खुद राजकंवर, रूपेंद्र पाल, वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया या उस पूरी प्रक्रिया में रहे, डॉक्टर राजेश जांदू, वे डॉक्टर रविंद्र सचदेव की गवाही हुई। सबसे महत्वपूर्ण गवाही किनकी रही, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो वकील दे सकते हैं, लेकिन एक बात हम सभी जानते हैं कि रूपेंद्र पाल मौके पर मौजूद था। रूपेंद्र पाल की मौजूदगी में वो सब कुछ घटनाक्रम हुआ। पुलिस ही ऐसा, रिपोर्ट तक में पुलिस ने कहा कि हम रूपेंद्र पाल और देवेंद्र को लेकर गए, यानी रूपेंद्र पाल की मौजूदगी में वो एनकाउंटर हुआ और इसी रूपेंद्र पाल का की गवाही हुई। तो जाहिर सी बात है, रूपेंद्र पाल तो वही कहेगा कि मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, और यही बात कहीं ना कहीं पुलिस के लिए नेगेटिव जाती दिख रही है। इतना ही नहीं, राजकंवर ने भी ठोक बजाकर अपने बयान दिए। मुख्य बात गवाही की यह रही कि मेरे पति को सरेंडर करने के बाद नजदीक रेंज से गोली मारी गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों की गवाही हो गई। तो नजदीक रेंज से जो गोली मारी गई उसकी गवाही दे दी पत्नी ने, और डॉक्टरों ने वो बात कह दी जो पोस्टमार्टम की स्थिति से पता चली। और रही बात मुख्य घटनाक्रम की, तो वो कोर्ट में गवाही दी रूपेंद्र पाल ने, और यहीं से सारी चीजें पुलिस के हाथ से निकलती हुई दिखी। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है इस मामले में। अगर एक दिन में इस एक रिपोर्ट में आपके साथ बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक बिंदु ये रहा जो मैंने आज आपके साथ साझा किया। बहुत सारे बिंदु इस मामले में हैं जो इतने पे कंफ्यूजन करने वाले हैं कि सोचना पड़ रहा है कि इतने बड़े जांच अधिकारी, उनसे इसी तरह की चूक हुई है क्या। जब कहा जाता है राजस्थान पुलिस में कि ये राजस्थान पुलिस के स्पेशलिस्ट है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कईयों को कुछ नाम दे रखा है, बड़े कोप, सिंघम ऐसे नाम दे रखे हैं, और जो कोर्ट में आज जो आदेश आया, जो 23 बिंदु है, उससे तो कुछ और ही बात पता चलती है। कई तरह की ऐसी चीजें हैं। तो अगला बिंदु या अगली जो कड़ियां हैं वो दूसरी रिपोर्ट में कल बताऊंगा। पहला जो गवाही वाला जो मसला था कि इन 4 की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण रही, वो मैंने आपके साथ साझा करी। इसके अलावा सीबीआई ने पुलिसकर्मियों सहित 155 लोगों के बयान लिए। वो पहले पुलिस ने लिए जांच के दौरान, फिर सीबीआई ने कुछ गवाहों के बयान वापस भी लिए। अब यहां कुछ और गड़बड़ हो गई, कई चौंकाने वाली बात हुई थी, तो उसकी एक अलग रिपोर्ट कल बनाऊंगा कि क्या ऐसी कमियां जांच के दौरान रही होगी जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी। वैसे ये मामला अभी शुरुआती स्टेज पर है, क्योंकि एसीजीएम सीबीआई कोर्ट ने अगर ये आदेश दिया तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस के अधिकारी और एसओजी की टीम है वो इसको चुनौती देंगे, और आनंदपाल का परिवार भी इसके लिए तैयार ही बैठा है, वो भी इस मामले में बराबर पैरवी करेंगे। अब थोड़ी बात आनंदपाल को लेकर कर लेते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण में क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण यह हालत हुई, तो उसके बारे में 2-3 रिपोर्ट और बनाऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण वो होगी, आम व्यक्ति के लिए भी समझने वाली बात है कि चीजें कैसे होती है, आराम से आप लोग उसमें समझ जाओगे। जो कोर्ट का आदेश है वो सरकारी भाषा बड़ा पेचीदा है, तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी होगी। तो आज की रिपोर्ट के बाद कल वो रिपोर्ट देखना।
अब आनंदपाल की कहानी वैसे तो सबको पता है, लेकिन आनंदपाल 5 लाख रुपए का इनामी आरोपी था पुलिस का। जीवन गोदारा हत्याकांड के बाद आनंदपाल फरार हुआ था। एसओजी की एक टीम बनाई थी आईजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में इस बात के लिए कि भी आनंदपाल को पकड़ा जाए। आनंदपाल व बलवीर बानुड़ा है वो 2006 में गोपाल फोगाट व जीवन गोदारा के मर्डर के आरोपी थे। आनंदपाल जीवन राम के मर्डर के बाद फरार था, फिर आनंदपाल की गिरफ्तारी हुई, आनंदपाल फिर से फरार हुआ, ये हम सब ने देखा। इस बीच पहले एक घटनाक्रम और हुआ कि आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर नानूराम नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। यह आनंदपाल पर आरोप था और शव एसिड से जला दिया। मर्डर के करीब 6 साल बाद वर्ष 2012 में आनंदपाल की गिरफ्तारी हुई थी और यह भी आरोप है कि राजू ठेठ पर भी गोलियां चलाई, बदले में आनंदपाल गैंग पर भी गोलियां चली। जनवरी 2014 में आनंदपाल के किसी साथी ने सीकर जेल में बंद राजू ठेठ पर फायरिंग की थी। गोली उसके कंधे में लगी और राजू ठेठ बाल बाल बच गया। तभी राजू ठेठ ने मन बना लिया कि बदला लेना है और बीकानेर जेल में जब आनंदपाल बंद था तो राजू ठेठ गैंग के 2 शूटर हथियार लेकर जेल में पहुंच गए और फायरिंग की। तब बलवीर बानुड़ा ने गोली खाई और आनंदपाल को बचा लिया। और आज ही बलवीर बानुड़ा की पुण्यतिथि है। आज जब ये कोर्ट का आदेश आया है तब आज ही बलवीर बानुड़ा की पुण्यतिथि भी है। आज ही वो दिन था जब बीकानेर जेल में गोलीकांड हुआ था। आनंदपाल को बचाने के लिए उसके साथी बलवीर बानुड़ा ने गोली खाई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीकानेर वाले आनंदपाल को अजमेर हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट कर दिया। तब आनंदपाल गैंग और राजू ठेठ पूरी तरीके से आमने सामने आ चुके थे। इधर कोर्ट कचहरियों में इनके मुकदमे चल रहे थे। वर्ष 2015 में नानूराम मर्डर केस में बरी हो गए। वहीं आनंदपाल 3 सितंबर 2015 में नानूराम केस में बरी हुए थे और इस पूरे प्रकरण में खुशी जब मनाई गई तब पुलिस के कमांडो शक्ति सिंह और ड्राइवर को छोड़कर बाकी सबको मिठाई खिलाई गई। तब पेशी पर लाया गया था आनंदपाल को डीडवाना और वापस जा रहे थे हाई सिक्योरिटी अजमेर और रास्ते में परबतसर के गांगवा गांव के पास आनंदपाल के जो साथी है वो आए और पुलिस की जो गाड़ी थी उसको घेरा और आनंदपाल को फरार करा के ले गई, क्योंकि ज्यादातर पुलिसकर्मी बेहोश थे और गैंग के सदस्यों की जबरदस्त दहशत थी। तब ये आया कि जो शक्ति सिंह था जो पुलिस को कमांडो वो आनंदपाल के लिए ही काम करता था। अब आनंदपाल के एनकाउंटर में सबसे अहम किरदार बना आनंदपाल का भाई रूपेंद्र पाल सिंह, क्योंकि एसओजी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, बड़ी संपत्तियां जब्त की थी। कहा था कि 1000 करोड़ से ज्यादा आनंदपाल की संपत्ति है, कभी कहा कि 1300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, ये पुलिस ने भी बताया। सिरसा में आनंदपाल का भाई रूपेंद्र पाल छिपा हुआ था, उसके साथी भी थे। एसओजी को भनक लग गई और जून 2017 में रूपेंद्र व देवेंद्र को पुलिस ने डिटेन कर लिया और वहीं से पुलिस उन दोनों को लेकर आई मालासर गांव 24 जून 2017 को और मालासर गांव में आनंदपाल का हुआ एनकाउंटर। करीब 45 मिनट तक एनकाउंटर चला। कमांडो सोहन सिंह व आनंदपाल के बीच फायरिंग हुई, लेकिन आनंदपाल के परिवार का आरोप है सीधा सीधा एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश पर कि एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश ने नजदीक से आनंदपाल को गोली मारी और विद्या प्रकाश ने धोखे में रखकर आनंदपाल को एनकाउंटर में मरवाया और हत्या करवाई एक तरीके से, जबकि आनंदपाल सरेंडर कर चुका था। यह आनंदपाल के परिवार का आरोप है। इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, कोर्ट ने ऐसे क्या पहलू रहे, क्या ऐसे गवाह थे या क्या ऐसे बिंदु थे जिसके कारण इस पूरे मामले में यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि 7 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए। इसका एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि वो 4 गवाही, बाकी के जो पॉइंट है वो कल एक और रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार।